हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 15 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 15 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और फिलहाल ये एप्लीकेशन तो अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पर, लेकिन आप लोगों के लिए डेली की जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में अपलोड कर दी जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के रिवीजन के क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, कल हम 10 क्वेश्चन रिवीजन के ऐड कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी को किसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करने का आदेश दिया है? तो ये आदेश दिया है शेख बहादुर देवबा को। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि शेख बहादुर ये बनने जा रहे हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। अभी क्या हुआ था कि केपी शर्मा ओली ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे। बहुमत हालांकि ये जब सिद्ध नहीं कर पाए थे, तब यहाँ की जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, जो कि कहा जाता है कि इन्हीं के पक्ष में हमेशा बोलती हैं, इन्होंने केपी शर्मा ओली को फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। और ऐसा कहा जा रहा था कि यदि बहुमत सिद्ध नहीं हो पाएगा तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा या फिर चुनाव की स्थिति बन सकती। तो अभी क्या हुआ है नेपाल में कि यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है इसने यहाँ की जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, इनके संसद के भंग करने के फैसले को पलट दिया है। साथ ही इन्होंने विद्या देवी भंडारी को ये कहा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेख बहादुर देवबा, इन्हें 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पहले विद्या देवी भंडारी के द्वारा ही केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था। तो ऐसे में जब वे अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते, चुनाव की स्थिति बनती, संसद भंग होती, तो ऐसे फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए प्राइम मिनिस्टर बनाने का आदेश दिया है, जो कि बन चुके हैं शेख बहादुर देवबा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो अब यदि हम बात करें नेपाल की, इसकी राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है और प्रेसिडेंट तो अभी भी विद्या देवी भंडारी ही हैं। करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसके करंट हाइट की यदि हम बात करें तो ये है 8,848.86 मीटर, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है सूर्य किरण। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत और नेपाल, इन दोनों ही देशों के बीच आयात निर्यात के लिए रेल सेवाओं पर समझौता किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति कौन बने हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही में बन गए हैं रिचर्ड ब्रैनसन, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और ये है वर्जिन ग्रुप के संस्थापक, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ समय पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति बनने जा रहे हैं जेफ बेजोस, जो कि इनकी भी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जिसमें ये यात्रा करेंगे। लेकिन जेफ बेजोस से भी पहले जो रिचर्ड ब्रैनसन है, इन्होंने 11 जुलाई को ही ये यात्रा कंप्लीट कर ली है। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये जो यात्रा रही अंतरिक्ष की, इसमें 6 लोग गए थे। इस मिशन का नाम था यूनिटी 2020 मिशन। 6 लोग गए। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन 6 में से एक भारतीय भी हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इनका नाम क्या है? सिरिसा बांदला। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला के बाद ये भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई हैं, इसलिए इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और अभी हमने बात की है वर्जिन की, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी आप कह सकते हैं। वैसे ही जेफ बेजोस की प्राइवेट कंपनी का नाम मैंने क्या बताया है? ब्लू ओरिजिन। देखिए, आप याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। जेफ बेजोस की, रिचर्ड ब्रैनसन की, एक और आप लोगों ने सुनी होगी जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में रहती है, स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। स्टारलिंक परियोजना पर यह काम कर रहा है। अब देखिए, यहाँ से सवाल ये बनता है कि क्या ये अंतरिक्ष में जाने वाले ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि चर्चे में आए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि रिचर्ड ब्रैनसन और इनकी ये जो पूरी टीम है, ये अंतरिक्ष में किसी भी तरह का शोध या रिसर्च करने के लिए नहीं गई थी। इनका एक तरह का आप कह सकते हैं एडवेंचर है, स्पेस एडवेंचर। कहने का मतलब है कि हम आप जैसा इंसान क्या करेगा कि मान लीजिए उसे झूला झूलना है, तो ये झूला झूल सकता है, बड़े झूले में झूल सकता है। लेकिन अमीर लोगों के चोचले हैं, आप सभी समझ ही सकते हैं। तो अमीर लोग क्या करेंगे कि ये स्पेस एडवेंचर करेंगे। कहने का मतलब है, ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? कर्मन रेखा। 100 किलोमीटर की ये जो बॉर्डर होती है,
हालांकि ये लाइन नहीं होती, ये काल्पनिक रेखा होती है कि 100 किलोमीटर ये हमने मान लिया है करमन रेखा, इसके उस पार ये कहलाता है अंतरिक्ष। इस बॉर्डर को यदि कोई टच कर लेता है तो ये कहलाता है एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ से मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में ये समझाना चाह रही हूँ, जैसे आप स्पोर्ट्स एडवेंचर करते हैं, वाटर एडवेंचर या लैंड एडवेंचर करते हैं, तो वैसे ही अमीर लोग का आप कह सकते हैं स्पेस एडवेंचर है। तो रिचर्ड ब्रैनसन की ये जो कंपनी है वर्जिन, ये भविष्य में स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप कह सकते हैं एक तरह का ट्रायल करने के लिए गई थी कि यदि जिसके पास पैसा हो, अंतरिक्ष की दुनिया को देखना चाहता है, ये जा कर के करोड़ों रुपए दे और अंतरिक्ष में इन्हें ये सवारी के तौर पर बैठाया जाएगा और घुमा फिरा करके वापस धरती पर छोड़ दिया जाएगा। और अब 20 जुलाई को जाने भी वाले हैं जेफ बेजोस, जब वो जाएंगे तो वो न्यूज़ मैं आप लोगों को बता भी दूंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? तो ये निर्यात किया है अपने देश भारत को। तो ये क्वेश्चन जो है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूके ने हमें सेब भेजा है तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाए? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीते कुछ दिनों में भारत और यूके के बीच में रोड मैप 2030 पर समझौता किया गया है। क्यों किया गया है? दोनों देशों के बीच में व्यापार मूल्य को 2 गुना करने के लिए, क्योंकि देखा गया है 2019 में यूके और भारत के बीच में जो व्यापार था ये लगभग 23 बिलियन पाउंड का था। और बीते कुछ समय में ये भी देखा गया है कि जो ब्रिटेन है ये भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए इच्छा भी जता रहा था। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन का यदि कोई सामान है, यदि वह भारत आता है तो उस पर कोई टैक्स ना लगे, और यदि भारत का कोई सामान है, यदि वह ब्रिटेन जाता है तो उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए। इस पर जो ब्रिटेन है ये भारत को मनाने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या देखा गया है कि 50 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन ने भारत को सेब का निर्यात किया है। वैसे ही यदि आप रिलेट कर सकें तो भारत के द्वारा भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिसका एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन को। जर्दालू आम कहाँ का है? बिहार का। इसके अलावा शाही लीची, ये भी कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से। और महाराष्ट्र के पालघर का जो चीकू है इसका भी एक्सपोर्ट हाल ही के दिनों में ब्रिटेन को किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दोनों देशों के बीच में आयात निर्यात को बढ़ावा देंगी और इसे 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, इसकी राजधानी है लंदन। लंदन जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन ने अपनी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम है बिटकॉइन। देखिए, पहले मैंने आप लोगों को एक क्रिप्टो करेंसी बताई थी ब्रिटकॉइन, लेकिन ये है बिटकॉइन जो कि लाने जा रहा है ब्रिटेन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है बोरिस जॉनसन। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है, जर्मनी, यहाँ अभी हाल ही में दुनिया का सबसे प्राचीन आभूषण पाया गया है, लगभग 51,000 साल पुराना है। यदि हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस में मतलब कि फ्रांस की जो राजधानी पेरिस, यहाँ यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। नीदरलैंड, पोल्डर भूमि का संबंध नीदरलैंड से ही। बेल्जियम की यदि हम बात करें तो फीफा मेंस रैंकिंग है जो, इसमें बेल्जियम ये टॉप पर है। डेनमार्क की यदि हम बात करें तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क के द्वारा नॉर्थ सी में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 जारी की है? कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि गुजरात के द्वारा नई ई वाहन नीति लॉन्च की गई। इसके अलावा दिल्ली भी कुछ इसी तरह का फैसला कर चुका है। और अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ऑप्शन ए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसकी नई ई वाहन नीति 2021 की घोषणा कर दी गई है। जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। तो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस नई नीति की घोषणा की है। पर्पस ये है कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा ई वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए राज्य की जो जनता है इन्हें सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। टारगेट ये रखा गया है कि आने वाले सालों में, मतलब कि 2025 तक, राज्य में जो रजिस्टर्ड वाहन हैं इसमें ई वाहन की जो हिस्सेदारी है ये 10% तक की हो जाए। 2025 तक जितने भी लोग कार खरीदेंगे इनमें 10% तक हिस्सेदारी ये ई वाहन खरीदने वाले की हो, ये टारगेट रखा गया है। और राज्य में जो भी ई वाहन खरीदेगा, जैसे कि 2 पहिया ई वाहन खरीदने पर 10,000 रुपये, 3 पहिया खरीदने पर 30,000, 4 पहिया यानी कि 4 व्हीलर खरीदते हैं तो 50,000 रुपये,
और यदि इलेक्ट्रिक बस खरीदी जाती है तो 20 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ बात की जा रही है पॉलिसीज़ की, यानी कि नीति की, तो सेम कल जैसे हम इससे रिलेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो हाल ही में ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने जा रहा है, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है, जो कि विवादों में है। राजस्थान बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। बिहार ये एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं ताजिकिस्तान। हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा एक बयान जारी किया गया जिसमें यह बताया गया है कि जो SCO है, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 20 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं इसके गठन के। इसके मौके पर इस संगठन की जो भी उपलब्धियां रही हैं इस पर चर्चा की जाएगी। इसमें शामिल हो रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। यदि हम बात करें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना तो वैसे हुई थी 2001 में, लेकिन भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे 2017 में। अच्छा, कई बार एग्जाम में कुछ ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि आप लोगों को संगठन का नाम लिखकर दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है। इसे याद करने की मैं आप लोगों को बहुत आसान ट्रिक बता देती हूँ, हो सकता है आप लंबे समय तक याद रख सकें। तो देखिए, SCO की जो मेंबर कंट्रीज़ है ये है कुल 8 में से 5 तो आप इजीली याद रख सकते हैं। देखिए, जितनी भी स्थान कंट्रीज़ हैं, मतलब कि ऐसी कंट्रीज़ जिनके लास्ट में स्थान आता हो, इनमें से यदि आप केवल एक कंट्री को छोड़ दें, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दें और बाकी जितनी स्थान कंट्रीज़ हैं इसमें इसे शामिल कर लें, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, 5 ये हो गई। इसके बाद 6वां है अपना देश भारत, 7वां है चाइना जो कि भारत के साथ हमेशा पंगे लेता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद कह सकते हैं हमारा जो मित्र राष्ट्र है रशिया, तो एक दुश्मन है और एक दोस्त है। इस तरह से आप 8 कंट्रीज़ आसानी से याद रख सकते हैं। यदि हम बात करें ताजिकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल क्या है? ये है दुशांबे, करेंसी है सोमनी। अगला क्वेश्चन है, 53 ईयर के बाद किस देश ने इंग्लैंड को हरा करके यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है इटली ने। किसे हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके 53 ईयर बाद इसने ये खिताब अपने नाम किया है। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नाम निकल करके सामने आए हैं, जैसे कि दुनिया के जो पहले अरबपति फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यूरो कप 2020 में गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम किया है, जबकि गोल्डन बॉल अवार्ड ये जीता है जियान लुइकी ने, इटली से बिलोंग करते हैं। इटली की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? रोम। रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, करेंसी है यूरो। साथ ही ये जो रोम है ये टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। अच्छा, इटली की गंगा ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पो नदी को। साथ ही यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोप का भारत किसे कहते हैं, तो यूरोप का भारत ये इटली को ही कहा जाता है, क्योंकि भारत की तरह यह भी एक कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन है, T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज़ के लिए ये खेलते हैं। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज़ खेली जा रही है, इसी के मौके पर इन्होंने एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है। T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, NTPC के द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसकी घोषणा हाल ही में NTPC के द्वारा की गई है कि ये भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात में स्थापित करेगी। गुजरात में भी कहाँ? गुजरात में कच्छ के रन में इसकी स्थापना की जाएगी। इसकी क्षमता की यदि हम बात करें तो ये होगी 4,750 मेगावाट ऊर्जा की इसकी क्षमता होगी। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। NTPC का टारगेट ये है कि आने वाले सालों में यानी कि 2032 तक देश की रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता इस 60 गीगावाट तक कर दिया जाए। NTPC की यदि हम बात करें यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गुरदीप सिंह है इसके MD। यदि हम बात करें गुजरात की, देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कच्छ के बारे में, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं।
जूनागढ़ में स्थित है गिरनार की पहाड़ी, जहां दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे ये स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था। सुरेंद्र नगर में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया था। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये है जामनगर। दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी ये जामनगर ही है। अगला क्वेश्चन है, ए न्यू कोल्ड वॉर ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब के लेखक हैं संजय बारू, राहुल शर्मा, यानी कि दोनों ही इसके राइटर हैं। इस किताब में जो शीत युद्ध हुआ था 1991 में, आप लोगों को मालूम ही है, उस कोल्ड वॉर के दौरान जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस, ये 15 कंट्रीज़ में टूट गया था। इसी पर बेस्ड ये किताब है जिसके राइटर संजय बारू, राहुल शर्मा हैं। और अब मैं आप लोगों को संजय बारू और शशि थरूर जी से रिलेटेड एक एक बुक का नाम बताऊंगी, क्योंकि इनकी बुक का जो नाम है ये मिलता जुलता है, अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। संजय बारू जी के द्वारा भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पर बेस्ड एक किताब लिखी गई जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जबकि शशि थरूर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है लद्दाख। कहने का मतलब है कि लद्दाख में जितने लोग भी रहते हैं, जितनी भी इसकी आबादी है, निवासी हैं जो लोग, इसके अलावा बाहर से जो लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, जिसे आप अतिथि आबादी कह सकते हैं, इन सभी का टीकाकरण करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसने प्रवासी मजदूरों, होटल श्रमिकों और जो भी आजीविका कमाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ नेपाली नागरिकों का भी वैक्सीनेशन किया गया है। अब यहाँ बात की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश की, तो जम्मू कश्मीर का एक गांव है जो कि चर्चे में रहा है। गांव का नाम क्या है? वेयान। 100% वैक्सीनेशन पूरा करने वाला ये भारत का पहला गांव बना था। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो वाइट फंगस से आंत में छेद होने का पहला मामला, दुनिया का ऐसा पहला मामला दिल्ली में देखने को मिला था। लक्षद्वीप, ये तो आप सभी जानते हैं कि जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। 100% जैविक खेती लागू करने वाला पहला यूटी या सिक्किम के बाद दूसरा आप कह सकते हैं, ये लक्षद्वीप ही बना है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर स्वीडन था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जानी है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।